वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज तपस आईएएस. तपस आईएएस में आपका स्वागत है. टुडे इज 7th of August 2023 and we are going to discuss the Hindu newspaper news which are relevant for us, for UPSC aspirants and others. So let us start. So PM लॉन्च किए हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम. समझेंगे ये क्या है और इससे होने क्या वाला है. तो देखते हैं क्या है. तो फाउंडेशन स्टोन रख दिया है. 508 स्टेशन को अभी उसमें से नाम उसका डिक्लेयर हुआ है और 24,000 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है. इसमें क्या होगा कि जो रेलवे स्टेशन हैं उसको कायाकलाप उसका जो है उसको वो जो आप देखते हैं कि बहुत जगह पे कि रेलवे स्टेशन की हालत बहुत खराब रहती है, तो उसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा, उसको रीडेवलपमेंट में डाला जाएगा. और उसमें से सेलेक्ट किया गया है कितना, 55 यूपी से और राजस्थान से और 49 बिहार से, फिर 44 महाराष्ट्र से, ऐसा करके लिस्ट है. मिस्टर मोदी सेड द वर्क वाज ए पार्ट ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम अंडर विच 1300 प्राइम रेलवे स्टेशन, 1300 उसमें से 508 का नाम आया, इन द कंट्री वुड बी रीडेवलप्ड. इसको करने के पीछे क्या है, इससे क्या मिलेगा और इसमें क्या होगा. तो इसमें यह है कि द अप्रोच इज ड्रिवन बाय विजन ऑफ ओवरऑल अर्बन डेवलपमेंट ऑफ सिटी सेंटर्ड ऑन रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन के आसपास के सिटी का जो भी अर्बन डेवलपमेंट होगा उससे ये भी होगा. प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेंगे, वाईफाई देंगे आपको और अदर टाइप की जो भी कन्वीनियंस चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएगी. और क्या है, जो कल्चरली है, जो हम कल्चरली इतने इनरीच हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, लोकल कल्चर को, हेरिटेज को, आर्किटेक्चर्स को. जैसे कि उन्होंने बोला है कि राजस्थान में रहेंगे तो हवा महल का फोटो, आमेर में रहेंगे तो आमेर फोर्ट, फिर जम्मू तावी में रहेंगे तो उनका फोटो, इस टाइप से रघुनाथ मंदिर जी का. तो इस टाइप से वो इंस्पायर्ड होंगे और फिर इस टाइप की रेलवे स्टेशन का वहां पे ढांचा का वो तैयार किया जाएगा. उसके बाद उनसे पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताओ कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा. तो बोले कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल हैं, जो 7 सिस्टर्स अपने हैं, अपने पास 7 सिस्टर्स, तो उनको सारे कैपिटल को बहुत जल्दी उनको जोड़ दिया जाएगा रेल नेटवर्क से. वहां पे दिक्कत है क्योंकि वहां पे ब्रॉड गेज है नहीं हर जगह पे, तो पहले उनको वो सब करने की जरूरत है. हम उसको पहले अच्छा नेटवर्क देंगे, उसके बाद जो है कनेक्टिविटी वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी. तो दिस इज ऑल अबाउट अमृत भारत स्टेशन स्कीम. तो आप इसको याद रखना कि रेलवे स्टेशन का कायाकलाप करना है. सो नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट न्यूज ये है कि मणिपुर को लेकर लगातार न्यूज चल रहा है. अभी उन्होंने क्या है कि जो एनडीओ को जो सपोर्ट करते थे कुकी ट्राइबल जो है, तो उन्होंने अपना सपोर्ट एनडीए से खींच लिया है. तो देखेंगे इसका रिपरकशन क्या है. तो उनको मिजोरम वाले से बात कर रहे हैं. तो ऑलरेडी हम इतना डिस्कस कर चुके हैं कुकी वर्सेस मैती के ऊपर कि अगेन अपना टाइम, अभी जब तक कुछ बड़ा ना हो तब तक, क्योंकि ये रेगुलर कुछ ना कुछ 2 4 5 अभी हो ही रहे हैं. तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि इसको कैसे डील किया जाए. लेकिन हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो अलग से बना भी दिए हैं, तो आप उनको जाके वेरीफाई कर लें, देख लें एक बार. फिर इसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट होगा तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. अभी के लिए ये डेवलपमेंट है कि कुकी ट्राइब जो है वो जो एनडीए को सपोर्ट अलायंस का था, वो उसने अपना बोला है कि मैं अब अलायंस में नहीं रहूंगा और मैं आपका साथ नहीं दूंगा. इसके लिए अब फिर मनाने का काम स्टार्ट होगा. नेक्स्ट, सारे पॉलिटिकल न्यूज है. ज्ञानवापी, जो ज्ञानवापी है ना, उसको लेके पहले तो आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहले वहां का कोर्ट ने उसको दिया. आई थिंक मेरे हिसाब से वाराणसी या कोई ऐसा कोर्ट है जो भी है, मैं कंफर्म नहीं हूं, एक बार देख लिया. वाराणसी, यस 100% ठीक है, वाराणसी. सो वाराणसी कोर्ट ने दिया कि हाँ कर सकते हैं. तो मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो चली गए हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट को सुनना चाहिए. तो इस तरीके से फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी बोला कि आप एएसआई से अभी अभी जो करंट है कि एएसआई जो है अगर साइंटिफिक बेस पे अगर कुछ सर्वे कर ही रहा है तो क्या दिक्कत है. तो वो सर्वे चल रहा है कि मॉस्क पैनल उससे अभी भी नाराज हैं, लेकिन जो है वो भी सर्वे चल रहा है. दोनों टाइप से जो लोग हैं, अधिवक्ता है, वहां जाएंगे और साइंटिफिक लोग वहां सर्वे करेंगे और फिर पता करेंगे कि वहां पे उसकी सच्चाई क्या है. तो इसमें कुछ न्यू डेवलपमेंट अभी इस टाइप का दिखा नहीं है. न्यू डेवलपमेंट आ जाने दीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. इसमें बहुत सारी चीजें इसके और भी हैं कि राइट टू जो आपका
अधिकार है कि आप अपने रिलीजन्स को प्रमोट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के अंदर में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी वर्शिप एक्ट भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाने क्योंकि आ जाने दो, फिर देखते हैं। पर ये अपने को पता होना चाहिए कि सर्वे जो है एएसआई कर रहा है, तो आपको मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट सारे पॉलिटिकल न्यूज़ हैं आज, कुछ इस टाइप का है नहीं डिस्कस करने को। एफआईआर हुआ है आपके लीडर के ऊपर, नूह राइट्स जो है वो हरियाणा को लेके है, ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे नहीं महापंचायत क्या कहना चाह रही है, अब देखते हैं क्या है। कावेरी डिस्प्यूट को लेके है, तो कावेरी से डिस्प्यूट को लेके है, तो अपन ये देख लेंगे कि कावेरी डिस्प्यूट जो है वो उसमें कौन क्या कह रहा है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि कावेरी डिस्प्यूट पे तो ऑलरेडी जो ट्रिब्यूनल है वो बना था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया था। तो अभी राइट नाउ क्या ऐसा क्या हुआ, तो कर्नाटका और उसके बीच में चल रहा है, कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु। तो तमिलनाडु वाले एग्री नहीं है, कर्नाटका उस पर वापस बात करना चाह रहा है। तमिलनाडु का कहने का मतलब है कि ट्रिब्यूनल गेव इट्स वर्डिक्ट, ट्रिब्यूनल जो कावेरी ट्रिब्यूनल्स है वो तो ऑलरेडी वर्डिक्ट दे रही है विच वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और ट्रिब्यूनल को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल में कुछ खामियां थी, उसकी बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट भी दिया और करेक्शन किया, उसको जो भी करेक्ट करना था उसका करेक्शन दिया। Hence there is no scope for two states to hold talks, इसलिए कर्नाटका और तमिलनाडु में कोई बात करने का औचित्य तो बचता नहीं है। If all there was any issue in the Supreme Court judgment, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में तुमको कोई इशू है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, one could only move to court, he said, brushing aside the demands of the talk and argument those who were making these things। तो आपको अगर इस टाइप की डिमांड कर रहे हो कि किसको कितना जाएगा कावेरी को लेके, कावेरी रिवर को लेके, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये तमिलनाडु के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर कह रहे हैं। तो कावेरी डिस्प्यूट आप एक बार देख लो, कावेरी नदी जो है उसका ओरिजिन देख लेना और इनकी ट्रिब्यूटरी जरूर देखना, क्योंकि यूपीएससी फोकस करती है ओरिजिन से ज्यादा ट्रिब्यूटरीज पे कि लेफ्ट और राइट कौन कौन सी है। तो आप इस पे ध्यान दो तो आपका काम हो जाएगा, और उस पे डैम देख लेना कि कौन कौन से डैम है, ठीक है। अगर ये लगातार उसमें करेंगे तो फिर मैं डैम भी बता दूंगा आपको एक मैप में, तो ये हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कावेरी डिस्प्यूट, अभी जो फिर से नए तरीके से एराइज हो रहा है, या फिर अभी तो अपने इवोल्यूशंस के मूड में अभी धीरे धीरे आएगा वापस। और अगर इस टाइप की थोड़ा सा पॉलिटिकली भी है, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि क्यों ही मैं पॉलिटिकल बातें करूं इसको चैनल पे। तो आप ये समझो कि कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, अब तमिलनाडु में किसकी सरकार है आपको पता है, डीएमके की सरकार है, और यहां जो है कांग्रेस की सरकार है। तो ये भी चलता है कि वो क्या चाहते हैं इससे, या दोनों को क्या प्रॉफिट होने वाला है, जब जिनका जो प्रॉफिट रहता है उस हिसाब से वो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ये जो गद्दर गद्दर जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, वो जो थे वो फोक सिंगर थे तेलंगाना के, ठीक है। तो उनकी डेथ हो गई है, तो काफी मेडक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, तो आप एक फोक सिंगर है तो आप याद रखिएगा। जो असम के सीएम है वो ये कह रहे हैं कि पॉलीगैमी जो है वो बंद करूंगा एक कानून लाके। तो पॉलीगैमी, और ये पॉलीगैमी बंद होगा तो कुछ ना कुछ कानून लाएंगे, लेजिस्लेट करेंगे, कानून पास करना पड़ेगा भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो आसाम में कुछ ऐसा कानून पास होगा, समझना इसको। तो वो कानून अगर आपके पॉलीगैमी के आप कितने लोगों से शादी कर सकते हो उसको अगर वो चैलेंज करेगा, तो डेफिनेटली एक पार्ट होगा मेरे हिसाब से यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूसीसी का पहला स्टेप लेने को इनडायरेक्ट वे में जा रही है। अब वो कह भी रहे हैं, while the UCC involves the law commission apart from the parliamentary committee, we want to take one of the segment polygamy, एक सेगमेंट उठा रहे हैं वो polygamy and ban it immediately. We are planning to introduce a bill to ban it in the next assembly session in September. He also said that the ban of polygamy would achieve through consensus, avoiding aggressive step and instead promoting harmonious and social transformations.
सो ये करने वाले हैं पॉलीगैमी को बंद। अब इसके क्या रिपरकशन होंगे, क्या होंगे, मुस्लिम कम्युनिटी उसको किस तरीके से लेती है, या ट्राइबल कम्युनिटी जहां पे अगर वहां पे है अगर जो पॉलीगैमी को फॉलो करते हैं तो उसके ऊपर क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इनको और अच्छे से इनको डिस्कस कर लेने दीजिए, पेपर में आ जाने दीजिए। लेकिन आप ये समझे कि यूसीसी का पहला स्टेप ये लेने वाले हैं, और यूसीसी के ऊपर मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया, लिंक दे दूंगा, आप यूसीसी देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। तो आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। तो स्टेट को ऐसा चाहिए कि धीरे धीरे हारमोनियस तरीके से और एक कंसेंसस बना के इस टाइप के चीजों को आर्टिकल 44 को लेके आने के लिए, क्योंकि हर चीज हम फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं डाल सकते, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उसको आर्टिकल उसको डीपीएसपी के अंदर में कुछ चीजों को रखा। दो इट इज ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फंडामेंटल राइट है। लेकिन हमारे पास उस समय इतनी रेवेन्यू नहीं हुआ करती थी और बहुत सारे सरकमस्टांसेस हमारे फेवर में नहीं थी, इसीलिए हमने एक फंडामेंटल राइट का एक सब्स्टिट्यूट टाइप का निकाला, जिसको पावर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि धीरे 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 जाके आप इस चीजों को इसके ऊपर अमल करना और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में और उसमें अपने लेजिस्लेटिव के थ्रू कानून बनाना। सो आर्टिकल 44 के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, और उसका एक जो पहलू है यूसीसी को अगर लागू करना है तो एक पहला ये है कि पॉलीगामी को लागू कर दो, खत्म कर दो, एंड कर दो। तो हेमंत विश्वकर्मा साहब जो है वो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसा करने की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये गवर्नर वर्सेस जो स्टेट इलेक्टेड गवर्नमेंट, मैं ये बोलूंगा रेदर देन कि मैं सीएम और वो बोलूंगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो भी ऐसी चीज चलती है तो उसके लिए आप गवर्नर का सरकारिया कमीशन पढ़ें तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे गवर्नर के पास कितना पावर है, क्या कर सकती है क्या नहीं। तो आप सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट पढ़ें, 1985 में बना था मेरे हिसाब से, 1987 में यह रिपोर्ट दिया था, तो आप उसको देखें एक बार। क्योंकि लगातार गवर्नर, आप पंजाब गवर्नमेंट के साथ गवर्नर का आपको पता ही है कि टसल लगातार चल रहा है। पंजाब गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर का टसल, वेस्ट बंगाल, और ऐसा क्यों है कि वैसी स्टेट में चल रहा है जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। तो क्या गवर्नर के जो पावर है क्या कुछ इस टाइप का होता जा रहा है कि वो डिफरेंट गवर्नमेंट को जो कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आंसर यस तो क्यों, अगर आंसर नहीं तो क्यों? तो आप उसको डिस्कस कीजिए, उसको रीड कीजिए अच्छे से, रीड बिटवीन द लाइन वाला जो कंसेप्ट है वो पढ़ें आप। तो गवर्नर के बारे में आप गवर्नर के पावर भी पढ़ें, इलेक्टेड कौन इलेक्ट करता है, कौन अपॉइंट करता है, क्या टेन्यूर है वो देखें। राहुल गांधी को लेके मैंने आपको बना दिया है वीडियो, राहुल गांधी के ऊपर पूरा मैंने जो जजमेंट है का ऑर्डर मैंने वही पढ़ दिया है, डिस्क्रिप्टिव उसमें आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि एक एक चीज की कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट, कि भाई आप किसी को 2 साल की मैक्सिमम सजा दे रहे हो, मैक्सिमम सजा पनिशमेंट दिए हो डिफेमेशन केस में। मैं चाह नहीं रहा था मैं डिस्कस करूं, लेकिन अब क्या है, कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे फिर बोलेंगे सर आपने ये डिस्कस नहीं किया, तो मुझे बताना पड़ता थोड़ा बहुत, तो मैं आपको बता देता हूं, बैकग्राउंड बता देता हूं कि 2 साल की सजा सुना दिए थे डिफेमेशन केस में। और डिफेमेशन कहां पे लिखा है? आईपीसी में लिखा है, 499 में लिखा हुआ है, और 500 में, आईपीसी का 500 में सजा है 2 साल। तो जब भी आप 2 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट करोगे तब आपको रिटर्न में एक लिखना पड़ेगा, राइटिंग में एक, कि वाई मैक्सिमम सेंटेंस। क्या ये सेंटेंस पनिशमेंट 1 साल 11 महीने 18 दिन का नहीं हो सकता था, ताकि वो बच जाए उसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में, जो वो लोगों को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो बच जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें देखते हुए
उनको रिलीफ दे दिया है और बोला है कि वापस से जाके केस स्टार्ट करो ट्रायल कोर्ट में जाके, और तब तक के लिए इनकी जो सदस्यता है वो रिस्टोर किया जाए, रिस्टोर इनके मेंबरशिप। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे जहां तक याद है अभी न्यूज में है कि इनकी सदस्यता को रिस्टोर कर लिया गया है। अब केस चलेगा वापस पीछे जाके, जब उसका जजमेंट आएगा तो जो भी मिलना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इनको रिलीफ मिल गई है। तो वही है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की बात हो रही है, कुछ नहीं है, ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुका हूं पूरा। नेक्स्ट, ब्यूरोक्रेसी एज ए प्रोसिक्यूटर एंड जज। अब जब ब्यूरोक्रेसी को ही आप लोग डीएम बनने वाले हैं, एसडीएम बनने होंगे कुछ लोग, उसमें से आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ब्यूरोक्रेट्स मतलब जुडिशरी की बात कर रहे हैं ये वाला। बोलते जब आप ब्यूरोक्रेट्स को ही सारे पावर दे दोगे जज का, तो फिर जुडिशरी का जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट था कॉन्स्टिट्यूशन में, दौल लिखा नहीं है लेकिन है सेपरेशन ऑफ पावर, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर वो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आता है, बेसिक स्ट्रक्चर्स आप सबको पता ही है क्या है। सो जब सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नहीं बोलती, लेकिन आर्टिकल अगर आप 50 भी देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से तो अलग कर ही दिया है ना, तो ये फिर से डीपीएसपी है। लेकिन स्टेट सेल, आप अगर आर्टिकल यहां बता देता हूं, अगर आप आर्टिकल 50 की बात करेंगे तो ये क्या कहता है कि ये कहता है कि स्टेट सेल टेक स्टेप टू व्हाट, टू सेपरेट द judiciary from the executive in the public services of the state। तो ये स्टेट के पास तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, स्टेट के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करे। सो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को तो आपको कम से कम पब्लिक सर्विस जो है, जो भी एग्जाम होगा, इसीलिए जुडिशरी, और वो तो आप देखा होगा ना कि जो स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम होता है और पीएससी का एग्जाम अलग होता है। आप जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को तो अलग करने की कोशिश करेंगे, प्रयास तो करेंगे, लेकिन जब ये सोचो कि ये दोनों इसका आपस में ही आने लगे, एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी का पोस्ट लेने लगे, एग्जीक्यूटिव इनका एरिया जो है उनको कैप्चर करने की कोशिश करे, तो क्या होगा। तो राइटर ये करने की बात करें कि जब एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी का पावर ले, और इंटरेस्टिंग है समझिएगा, इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट या फिर कंपनसेशन एक ही बंदे के हाथ में चला जाए, डीएम साहब के अंदर में चला जाए या फिर सेक्रेटरी साहब के अंदर में चला जाए। अब सेक्रेटरी साहब ही कोई फाइल की जांच कर रहे हैं और सेक्रेटरी साहब ही उसको सजा सुना रहे हैं कि भाई 200 करोड़ रुपए फाइन या फिर 1 साल की सजा। आप एज्यूम करके देखिए, आप ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच करके देखिए, क्या ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ नहीं है? या ये थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है? तो आंसर आपको अफर्मेटिव में मिलेगा। सो राइटर ये डिस्कस करना चाह रहे हैं
कि जब भी आप ब्यूरोक्रेट्स को ये दोनों पावर देते हो तो ऐसी चीजें, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो धीरे धीरे वीक होगा, वो खत्म होगा, डाइल्यूट होगा। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देके बताए हैं कि जन विश्वास एक्ट जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को, एयर एक्ट को रिप्लेस कर देगा। इंप्रीजमेंट में जो सजा थी उसको 15 लाख में। और वो कौन कर सकता है? ज्वाइंट सेक्रेटरी। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं? एक सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, और वो बोल रहे हैं कि चलो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो 1986 वाला है, अगर इसमें तुमने कुछ भी चीज का ऐसा वायलेशन करेगा ना, तो कुछ इसमें प्रोविजन ऐसे थे जहां पे वहां पे इंप्रीजमेंट था, सजा थी कुछ। अब वो बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपए लूंगा। फिर दूसरा ऐसा है कि एयर एक्ट में कुछ इस टाइप के पॉल्यूशन को लेके होगा, उसमें उन्होंने जो है इस टाइप की चीजें ब्यूरोक्रेट्स के पास पावर दे दिया कि ब्यूरोक्रेट सजा सुना सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी कर ले, सजा भी सुना ले। अंडर अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 वाला जो है, फॉरेस्ट ऑफिसर हैव द पावर टू नॉट जस्ट कंडक्ट एन इंक्वायरी टू डिटरमाइन द डैमेज डन टू द फॉरेस्ट, कितना डैमेज किया फॉरेस्ट का, बाय एनीबॉडी, बट आल्सो ऑर्डर द ऑफेंडर टू पे हियरथ्रो अनकैप्ड कंपनसेशन फॉर सेड डैमेज। वही तो समझा रहा हूं कि डैमेज भी तुम चेक करोगे और तुम कंपनसेशन भी तुम बोलोगे कितना है। सो रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होगा अगर हम ऐसी चीजें करेंगे जहां पे एग्जीक्यूटिव को ही पावर दे दो कि जुडिशियल एक्ट लेने का, जुडिशियल सजा सुनाने का, जुडिशियल जितने भी चीजें हैं जो फंक्शंस हैं जुडिशियल्स के, वो परफॉर्म करने के। अंडरस्टैंड कीजिएगा उसको। गिविंग द ब्यूरोक्रेसी द पावर टू बोथ द प्रोसिक्यूटर एंड द जज व्हाइल इंपोजिंग द पेनल्टी एंड ऑर्डरिंग द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। तो ये तो गलत हो जाएगा। द लार्ज क्वेश्चन इज वेदर द गिविंग द ब्यूरोक्रेसी rather than the court the power is not just adjudicate a factual dispute but also penalize and order compensation goes against the constitution scheme of separation of power। ये अगेंस्ट में जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मेंशन करता है, मैंने आपको बता दिया एग्जीक्यूटिव, लेकिन आर्टिकल 50 मैंने आपको समझा दिया। 50 आर्टिकल 50 एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करता है, स्टेट को कहता है कि आपको करना चाहिए स्टेट सर्विसेज में। अब ऐसा नहीं था कि अभी है, अब ये बोल रहे हैं कि हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं कि क्रिमिनल मजिस्ट्री जो हुआ करता था सीआरपीसी के अंदर में, वो वही बंदा होता था। और इट टुक अप्रोक्सीमेटली 1970 फॉर सेवरल स्टेट लेजिस्लेटर टू इफेक्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। और वो 70 बहुत साल लग गए उसको अलग करने में। जैसे वेस्ट बंगाल ने जो क्रिमिनल जज थे उसको जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट से अलग किया, उन्हीं के पास पावर होता था। आप सबको पता है कि जब आप डीएम रहेंगे तो कुछ आपके पास सीआरपीसी के अंदर में और उसके अंदर में कुछ पावर रहती है। आप ब्यूरोक्रेट्स होने के बाद साथ साथ आप मजिस्ट्रेट भी होते हैं, तो मजिस्ट्रेट फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं, अभी भी है इंडिया में, ऐसा नहीं है, लेकिन इतने लेवल पे नहीं है कि सारे जो जुडिशियल पावर है वही लेंगे। फिर जुडिशरी का सिलेक्शन क्यों होगा स्टेट में, आप सोच के देखिएगा। तो ये बहुत सारे स्टेट ने, वेस्ट बंगाल ने किया, अलग किया। फिर ये बोल रहे हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम रोइंग आई ऑफ द ब्यूरोक्रेसी डिड नॉट एंड विद सेपरेशन ऑफ क्रिमिनल मजिस्ट्री। क्रिमिनल मजिस्ट्री को अलग करने से एग्जीक्यूटिव से नहीं खत्म होता है, बहुत सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने वो धीरे धीरे चेंज कर दी। जैसे कि डिफरेंट मिनिस्ट्री बिगेन क्रिएटिंग जुडिशियल ट्रिब्यूनल टू अवर वेरियस जुडिशियल फंक्शन हियर द एक्सरसाइज बाय जुडिशरी। अब ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट आ गया, आपको पता है कि हर चीज का ट्रिब्यूनल है, तो ट्रिब्यूनल के पास जब भी जाता है तो जुडिशरी के पास पावर जो है रिड्यूस होता है। बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्ट है, दिमाग में आप उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। सेकेंड, द यूनियन गवर्नमेंट बिगेन क्रिएटिंग ए न्यू क्लास ऑफ, अब स्टैच्यूटरी बॉडी आपको पता ही है, जैसे सेबी हो गया, सीसीआई हो गया। अब जब ऐसी बॉडी बनाते हो और इसका हेड कौन, किसको अपॉइंट करते हो, अपॉइंटमेंट ऑफ दीज बॉडी का हेड, वो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट्स होता है, सीनियर ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी होता है, कोई रिटायर्ड होता है। फिर से जज की पावर जो है आपने छीना किसी से, एक स्टैच्यूटरी बॉडी बना के। तो धीरे धीरे जुडिशियल पावर को आप रिड्यूस कर ही रहो, स्टैच्यूटरी पावर बनाते जा रहे हो, और धीरे धीरे जो नॉर्मल जुडिशरी का ट्रेडिशनल जुडिशरी है उसको कम कर रहे हो। अंडरस्टैंड? तो ये करने के बाद भी जो है वो आपने रिड्यूस किया। थर्ड, यूनियन गवर्नमेंट स्टार्टिंग के रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। अब ईडी वीडी जो है पीएमएलए के अंदर में लिखा हुआ है, आईटी एक्ट के अंदर में, फसाई के अंदर में, एक जुडिशियल ऑफिसर क्रिएट किया आपने,
एजुकेटरी ऑफिसर बोलते हैं। जो जुडिशरी ऑफर तो जेओ तो नहीं होता, लेकिन वो एजुकेटरी की जो आपको उस पर्टिकुलर एक्ट में जो लिख दिया गया है कि ये बंदा आपको सुनेगा, ये आपको सजा सुनाएगा, तो वो एक टाइप का एजुकेटरी ऑफिसर्स हो गया। तो आप डिफरेंट डिफरेंट एक्ट को भी लेके आ गए और वहां भी एक बंदे को आपने रख दिया। ये सारे चीजें जो है ब्यूरोक्रेट्स ही तो है, ये सारे लोग जो ऊपर बैठ रहे हैं। दीज एजुकेटरी ऑफिसर वेर ऑलवेज ब्यूरोक्रेट्स। मैं तो ऑलवेज यूज भी नहीं कर रहा था। जब आप ब्यूरोक्रेट्स यहां पे ऊपर आके बैठेंगे तो जुडिशियल का फंक्शन कम होगा। और इसी विषय में जन विश्वास एक्ट जो आया है वो इसको एक लेवल और आगे ले जाता है। द जन विश्वास एक्ट कैरी फॉरवर्ड द स्पेसिफिक मॉडल ऑफ क्रिएटिंग एजुकेटरी ऑफिसर विद इन द ब्यूरोक्रेसी टू इंपोज पेनल्टी। सो द इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी जुडिशियल, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे केस लॉज हैं जहां पे डिस्कसेस है कि पेनल्टी जो है वो सिविल एक्ट है कि क्रिमिनल एक्ट है, तो उसके ऊपर केस लॉज हैं, वो राइटर ये लिखने चाह रहे हैं। ये आपको रूल ऑफ लॉ बता दिया। द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोसिक्यूट एंड जज इट्स ओन केस। अपना ही केस सुन रहे हो, खुद ही जज बन जाओ, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। Thus, the larger issue which we must worry about is that the Republic of India is backsliding on the separation of power because the constant effort of bureaucracy of the Union executive to encroach upon the judicial power with the aid of the elected minister who are either different or clueless। तो आपने तो कर दिया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को बैक साइड ला जाने के लिए, आप जो भी लेने हैं कदम ले ही रहे हो, सेपरेशन ऑफ पावर भी खत्म कर रहे हो और जुडिशियल पावर को भी इंक्रोच कर रहे हो। और मिनिस्टर जो इलेक्टेड मिनिस्टर है उनको या तो ये उनको व्यू इस पे अलग है, या तो वो क्लूलेस है, उनको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, और पता है तो वो काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स को वहां पे बढ़ाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि ये जो कंट्रोवर्शियल जन विश्वास एक्ट है जो पास हुआ है उसको लेके प्रशांत रेड्डी साहब लिखते हैं, ये लॉयर है और काफी बारीकी में लिखे हैं उन्होंने। तो दिस इज ऑल अबाउट कैसे इसमें आपको क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर देखिएगा, आर्टिकल देखिएगा, आर्टिकल 50 देखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो जहां पे भी ब्यूरोक्रेसी वर्सेस जुडिशियल का ऐसा कुछ आए तो आपको ये 2-3 पॉइंट, 2-3 एक्ट, 2-3 जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, वो 2-3 जो आपको एक्ट हैं, जैसे आईटी एक्ट हो गया, पीएमएलए के अंदर के जो एक्ट हो गए, उसके अंदर एजुकेटरी ऑफिसर की बातें की जाती हैं। और जब भी ये बातें की जाती हैं तो उसका हेड मोस्टली ऑलवेज जो है वो एक ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्ट। नेक्स्ट, अब ये गुकेश जो है वो आपको पता है चेस के प्लेयर हैं और ये एफआईडी जो है उसमें जीते हैं, तो इनका रैंक सुधर गया है और इनकी कंपेयर जो है वो विश्वनाथन आनंद से होगा, विश्वनाथ आनंद से होगा, जो 1986 से जो है उसके उसमें लिस्ट में अपना नाम बनाए रखे हैं। तो उसको आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये वर्ड क्योंकि आजकल वो लोग पूछ ले रहे हैं 1-2 क्वेश्चन, तो मैंने गुकेश के बारे में आपको बता दिया कि एक टाइप का चेस प्लेयर है, ग्रांड मास्टर बोलते हैं इनको चेस की लैंग्वेज में। ये आपको मैंने समझा दिया। इज इंडिया शुगर सरप्लस लीडिंग टू क्राइसिस। अब इंडिया जो है शुगर के प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है, सेकंड पे ब्राजील है, आप सबको पता है। 2021-22 के आंकड़े के बाद चेंजेज हो गए थे। तो लेकिन ये क्या है कि सरप्लस लीडिंग जो है वो एक टाइप का क्राइसिस हो सकता है क्या, कि अगर शुगर की खेती ज्यादा हो गई तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसको देख लेते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसके ऊपर अलग से वीडियो भी आएगा, लेकिन मैं आपको शुगर इंडस्ट्री के ऊपर बनाने वाला हूं, मैं बना रखा हूं, वो आज शाम तक आएगा आपके पास, लेकिन मैं आपको इस आर्टिकल के बेस पे समझा देता हूं। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का और सेकंड एक्सपोर्टर है, उससे पहले ब्राजील है, और उसके बाद जो है इंडिया जो है कंज्यूमर में भी लार्जेस्ट कंज्यूमर है और प्रोडक्शन में भी आपको पता है ब्राजील को बीट किया है। सो इसके पीछे रीजन क्या है, तो वो लिखते हैं कि जो एफआरपी होता है ना, फेयर एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, देती है, रिकमेंडेशन उनका अलग तरीके से आता है, सीएसीपी देते हैं उनको,
सो सीएसीपी के रिकमेंडेशन के बाद जो एफआरपी स्कीम है, जो रेम्यूनेटरी फेयर और रेम्यूनेटरी प्राइस डिसाइड करता है गन्ने का क्या होगा प्राइस, तो मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल हैव टू पे। तो एफआरपी एक टाइप का क्या है कि एक टाइप का एक ऐसा प्राइस है जो शुगर मिल को फार्मर को देना होता है, शुगर मिल को फार्मर को देना होता है, इंश्योरिंग दैट द फार्मर ऑलवेज गेट फेयर प्रॉफिट। तो ओके, इट्स ओके। तो आप समझ गए कि एफआरपी। स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें कुछ सब्सिडी दे देती है, इंसेंटिव, जैसे बिजली के लिए दे देंगी, इरिगेशन फैसिलिटी दे देंगी। तो ये इनको क्या कर देती है, ये स्ट्रॉन्ग कर देती है फार्मर को। बोलती है शुगर खेती में तो भाई प्रॉफिट है दूसरे क्रॉप से ज्यादा, दूसरे क्रॉप पे इतना ज्यादा उनको प्राइस भी नहीं मिलता है और इतनी ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलती है, तो सारे लोग शुगर की खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे लोग इन द सेंस एक ऐसा एरिया जहां शुगर की खेती की जा सकती है। जैसे कि आपको पता है शुगर जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में और सब ट्रॉपिकल में भी हो जाता है। तो ये एरिया मोस्टली महाराष्ट्र में हो सकता है और यहां पे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका में भी हो सकता है। तो यहां पे ये खेती होती है शुगर की खेती, तो इसको लेके है। तो यहां पे यहां के गवर्नमेंट अगर इसको सब्सिडाइज कर दे इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन फैसिलिटी, तो यहां पे बम्पर खेती हो सकती है। और लगातार 8 साल से इनकी खेती बढ़ी है। इसीलिए जो है, जो पहले शुगर जो था वो साइकिलिंग होता था, एक साल अच्छा प्रोडक्शन होता था, अगले साल नहीं होता था। अब जो है लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए शुगर जो है सरप्लस हो गया। सरप्लस हो गया तो हमको कहीं ना कहीं तो यूज करना है ना। तो आप क्या करोगे, तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है उसमें आप मिक्सिंग करोगे। तो आपको पहले क्या था, 5% मिक्सिंग थी। एथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल था उसमें ईबीपी बोलते हैं उसको, 5%। अब आपने उसको बढ़ा के कर दिया है कि 20%। और कब तक, 2025 तक। 2025 तक में आपको 20% की मिक्सिंग करनी है एथेनॉल की। तो शुगर से बनेगा वो, और उसमें आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी और वो अपनी उस बेस पे आप वो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे आप, एनर्जी। और गवर्नमेंट ने जीएसटी भी कम कर दिया है। 18% के स्लैब में था पहले, अब उसको शुगर पे 5% कर दिया एथेनॉल पे। तो लोग ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन करेंगे और फिर उसको एथेनॉल बनाएंगे, क्योंकि एथेनॉल पे जीएसटी कम है, यहाँ पे बेचेंगे। सो अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो ये सब चीजें सरकार कर रही है। उसके बाद ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से भी एक बार ऐसा हुआ था कि ज्यादा हम जो सपोर्ट कर रहे थे अपने फार्मर्स को, तो उसकी वजह से ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला जो था, जो शुगर अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, वो डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन कर दिए थे। और डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन किए थे तो डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए किए थे कि हम ज्यादा सब्सिडीज दे रहे हैं, ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री को। तो उन्होंने वहां पे केस किया और हम वहां पे लड़े भी और वहां पे हम हारे भी, फिर अपील किए, फिर अपील में भी हम हार गए। तो इस टाइप की चीजें जो है लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी स्टार्ट हो जाती हैं अगर आप डोमेस्टिक सब्सिडीज ज्यादा। डब्ल्यूटीओ के आपको एम्बर बॉक्स, ये बस ग्रीन बॉक्स आप सबको पता होगा, इकोनॉमी में है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। तो उसमें जो है कि आप सब्सिडी का एक लिखा रहता है कि आप कितना दे सकते हो, जिससे इंटरनेशनल लोगों को, इसके डोमेस्टिक जो है आप इतना मत दो कि इंटरनेशनली लेवल पे उनको इंपैक्ट पड़ने लगे। तो डब्ल्यूटीओ ने डिफाइन रखा है। तो ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, गौतमाला की कंप्लेन डब्ल्यूटीओ में फाइल हो गई। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट उसके बाद आपको पता है कि जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो शुगर केन मोलास और उसको उसमें अलग चीजों में चीज में चेंज करेगा। तो इथेनॉल का फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है वो अल्कोहल ब्रेवरेज में यूज होता है और केमिकल कॉस्मेटिक चीजों में होता है। तो हम जो एथेनॉल है उसका यूज वहां करने लगेंगे, और जो और बचेगा और अपन यूज करेंगे वो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में यूज करने लगेंगे। और हमने आपका ये टारगेट बता ही दिया कि हमको 5, पहले तो हम तो 5 था, ब्लेंडिंग रेट 5% था, लेकिन हमने टारगेट 2025 में क्या कर दिया, 20% कर दिया। क्योंकि अपने पास शुगर की खेती तो अच्छी खासी हो रही है, तो कर लो। तो टैक्स कम भी कर दिया ताकि एथेनॉल में लोग बनाना स्टार्ट करें। अब आपको पता है कि दिक्कत क्या हो रही है। अब दिक्कत यह है कि ये वाटर इंटेंसिव कल्टीवेशन है, मतलब बहुत ज्यादा पानी लेता है। शुगर केन जो 3000 mm पानी रेनफॉल से लेता है, बट अपने पास तो है 1000-1200। तो हम नीचे से पानी से, ग्राउंड वाटर से खींचेंगे, ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन होगा, डिप्लीट करेगा। आपको एग्जांपल देके समझाया है कि 100 केजी ऑफ शुगर नीड 2 लाख लीटर ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर। रेजिंग कंसर्न दी स्टेट आर ऑलरेडी ड्राउट पोन। और वो मराठवाड़ा वो उस वाले एरिया में होता है, जो उस एरिया में जहां पे तो ऑलरेडी ड्राउट पोन है, ऊपर से तुम और पानी खींच रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। सॉल्यूशन क्या है, रेन हार्वेस्टिंग करो, वाटर ट्रीटमेंट करो, कनाल इरिगेशन नेटवर्क बनाओ, मिनिमाइज करो ग्राउंड वाटर रिजर्वर्स को। और इंडिया को टोटल जो है वो एक इस टाइप का
वाटर सेविंग और मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहिए ओवरऑल। उसके बाद क्रॉप को डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। सो ये चीजें हैं शुगर के। और फिर जो शुगर में है, आप सबको जो फैक्चुअल चीजें हैं आप सबको पता है, तो वो मैं एक बार फैक्चुअल चीजें आपको बता देता हूं कि ये शुगर केन है, पीटी स्पेसिफिक है, आप याद रखिएगा। शुगर केन है वो ग्रास फैमिली से है, कॉमर्शियल क्रॉप है, टेम्परेचर 20 से 26, एवरेज रेनफॉल 150 सीएम, सनसाइन की ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, मतलब धूप की। पर्टिकुलरली कब, जब सीजन जो होता है ना, इसका ग्रोइंग सीजन हो, अगर ऐसा होता है तो उसमें शुगर कंटेंट हाई होता है। अगर नहीं होगा उस समय तो आप देखेंगे उसकी शुगर कंटेंट जो है गन्ने की जो इतना मीठा नहीं होता है। शुगर केन ग्रो वेल इन एल्यूमिनियम जो एंड लाइट क्ले सॉइल, तो ये वाली सॉइल इनके लिए अच्छी होती है। वैसे दूसरे में भी होती है, लेकिन क्ले लोम जो है वो बहुत अच्छा है इनके लिए। गुड रेंज इन द बेस्ट सॉइल फॉर केन, तो इनके लिए एल्यूमिनियम एंड लाइट क्ले सॉइल। लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद बहुत सारे रीजन है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। रीजन सरप्लस के रीजन क्या है आपको सारा मैंने नोट्स में ये मिल जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि महाराष्ट्र यूपी के समय में इतने लोग शुगर केन पे हैं, तो चलो यार सब्सिडी कर दो, एरिया निकाल दो कि जितने भी डेट हैं सब माफ कर दूंगा, तो फिर लोग वही उसी टाइप की खेती करेंगे कि बोलेंगे यार ऐसा, मतलब चलो इसमें डेट में भी आता है तो कम से कम सरकार माफ तो कर देती है, तो दूसरे क्रॉप्स कम होने लगेंगे। और जो होगा वो इस टाइप की चीजें जो होगी वो मोनोकल्चर के ऊपर चली जाएगी, मोनोक्रॉपिंग के ऊपर। डाइवर्सिफाई तो होगा नहीं, वही लिखा है मोनोकल्चर क्रॉप पैटर्न फॉलो होने लगेगा। तो ये सब पॉइंट आपको मिल जाएगा आपके नोट्स में, टेलीग्राम पे आप जाएंगे तपस्या इसमें तो मिल जाएगा। स्टार लिंक को लेके है एक न्यूज, मस्क का स्टार लिंक है। ये क्या है, एक टाइप का इनका ये प्रोजेक्ट है कि स्टारलिंक जो है सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है, बहुत सारे सैटेलाइट का एक साथ मिला के जो है कॉन्स्टलेशन है। एंड ये अमेरिकन कंपनी जो स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क का है उनका है। सैटेलाइट क्या करती है, सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस कवरेज टू 60 कंट्री। और ये डिफरेंट जो है सैटेलाइट, मतलब उससे क्या आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं स्टारलिंक के थ्रू पे। तो इसमें कुछ था नहीं कि कैसे इन्होंने, इसमें ये था कि कैसे अदर कंट्री जो है कि अदर सैटेलाइट जो है हैंडफुल कंपटीटर, जैसे कि उन्होंने एक तो वन वेब भी है, अवंती है, वाईसेट है, ये सब भी हैं जो इस टाइप का काम करते हैं स्टारलिंक टाइप का, लेकिन ये इन सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गया है। तो उसका रीजन है रफली 7500 एक्टिव सैटेलाइट जो है जो ऑर्बिट अर्थ में है टुडे, वो उसमें से आधा जो है वो तो स्टारलिंक का ही है। तो उसको लिखा था। तो आप स्टारलिंक याद करें कि एक टाइप का स्पेस एक्स का प्रोग्राम है जो इंटरनेट की बातें करता है। उसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत नहीं है, कैसे काम करता है क्या करता है, कुछ इस टाइप का आएगा तो और समझेंगे डिटेल में मैं आपको यही दे दिया हूं कि स्पेस एक्स ऑपरेटर है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इंटरनेट सर्विस देता है। वो कितने बिलियन का, कितनी बड़ी कंपनी होगी, उससे क्या करना है अपने को। G20 नेगोशिएटर फेस क्लाइमेट चेंज। अब ये G20 का पता है सितंबर में अपने यहाँ पे होना है, और इसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। अभी 2 मीटिंग हुई, एक तो गोवा में हुई फर्स्ट मीटिंग, दूसरी मीटिंग आपको पता है चेन्नई में हुई। अब उसके ऊपर जो है वो एक पेज पे आ ही नहीं रहे, क्योंकि यूक्रेन को लेकर जब भी ऐसी बातें होती है G7 कंट्री जो है वो यूक्रेन की बातें करने लगता है, रशिया यूक्रेन, और वहां पे इस पे कोई कंसेंसस बैठता नहीं है। तो इस बार जो है, इस बार का जो मीटिंग हुआ था उसमें यह था कि जो चाइना था वो ये कह रहा था कि हमें G7 के ऊपर, G7 वर्सेस चाइना कर रहा था, तो वो ये कह रहा था कि हमें जो है फॉसिल फ्यूल्स जो फेज आउट करना पड़ेगा, जबकि इंडिया भी उसमें रेडी नहीं है। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने इस पे अपोज किया है कि फेजिंग आउट से बेहतर है कि आप बोलो फेजिंग डाउन करो। फेजिंग आउट करना किसी चीज को आप कंप्लीट तरीके से इरेडिकेट करना इंपॉसिबल काम है, और फिर वो उस तरीके से परफॉर्म भी नहीं करेंगे। इससे अच्छा आप बोलो कि फेजिंग डाउन, कि हमें कम करना है क्लाइमेट को बचाने के लिए। क्लाइमेट गोल ऐसा सेट करो जो डुएबल हो, ऐसा मत सेट करो ना कि जब फिर खत्म करना था कि कुछ ना करना है तुम्हें। तो ऐसी वाली चीजें इंडिया और सऊदी अरेबिया ने ऑब्जेक्शन लिया है। तो फिर से वो वही हो गया कि स्टेटमेंट पास नहीं हो रहा है, ज्वाइंट स्टेटमेंट आपको पता है कि मीटिंग के बाद लिखना होता नहीं आ रहा है। तो इस टाइप की चीजें नेगोशिएशन पे सही से बैठ नहीं रही है G20 मेंबर्स में।
फिर एक ये भी है कि ग्लोबल एमिशन टारगेट जो है पीकिंग बाय 225 एंड 60% रिडक्शन इन एमिशंस, ये 2035 में कंपेयर करना है, 2035 में करना है कंपेयर टू 2019 से कंपेयर करने के बाद। विच डेवलपिंग कंट्री इंडिया डू नॉट कमिट, तो इंडिया तो ऑफकोर्स हम डेवलपिंग कंट्री, हम इस टाइप की चीजें की बात करेंगे नहीं, हमें तो धीरे धीरे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है भाई, हम ऐसी बातें करने लगे। आप लोग ने अपने हिस्से का कर लिया है, हम हमारे इंडिया का क्या होगा। इंक्लूडिंग द यूएस ऑस्ट्रेलिया विच हैड कमिटेड टू प्रोवाइड, और ये फाइनेंस में जो फाइनेंस की बात हुई थी कि मैं आपको 100 बिलियन यूएसडी डॉलर जो है वो दूंगा पर ईयर 2020 से, डेवलप कंट्री की बात हो रही है क्लाइमेट फाइनेंस को लेके, तो वो तो मिल ही नहीं रही है। इवन यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, नहीं दे रहे, और दे रहे हैं तो उसका क्या कितना दे रहे हैं वो भी पता नहीं है, तो उसको लेके है। तो ये चौथी मीटिंग जो शेरपा की मीटिंग होगी वो मनेसर में होने वाली है, आप सबको पता है कि दिल्ली के आसपास का एरिया है, तो वहां पे होगी, फिर अपन देखेंगे कि उसमें क्या निकल के आया। सितंबर में जो होगा वो G20 की समिट होने वाली है, देखते हैं इससे क्या निकला, इंडिया जो है होस्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट G20 का मेंबर आपको सबको मैं लिख दिया हूं, G7 में ब्रिक्स ऐड करेंगे और कुछ कंट्रियां ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। G7 यूएसए, यूके, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस और जर्मनी, ये याद रखिएगा। ये G7 की बात, पहले रसिया भी हुआ करता, G8 हुआ करता था, अब निकल गया है। इस कंट्री को ऐड कीजिएगा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और इसको, तो G20 बन जाता है। शॉर्टकट रखा हूं मैंने आपके लिए। टाइगर को चीते की तरह, जो टाइगर का आपको पता है कि टाइगर सेंसस आया था, तो उसमें जो है वो एमपी जो है टॉप पे है, एमपी जो है टॉप पे है। तो किस टाइप के इस जो एमपी, और ग्रोथ भी 50% का हुआ है टाइगर में, एमपी में, तो ये कह के इस टाइप की चीजें क्यों ना हम यूज करें, ताकि जो चीता जो है वो जो मर रहे हैं लगातार कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है, जो शिवपुर में है, ऊपर वाले एरिया में आप देखेंगे भिंड, गुना और वो सब वाला मुरैना, शिवपुर, शिवपुरी, तो आपको वो वाले एरिया में ऊपर साइड में ऐसे वाले में कहीं पे मिलेगा ऐसे। तो ये वाले एरिया में यहाँ पे जो कूनो नेशनल पार्क है, ये एमपी की मैप है, ये मैप गंदा है लेकिन आप एडजस्ट करें। तो ये वाली चीजें, तो क्यों ना उस टाइप की हेल्प किया जाए ताकि चीता जो है वो टाइगर के हिसाब से वो भी बढ़े। तो इसको लेके बात हो रहा है, कूनो नेशनल पार्क पे लगातार बात कर रहा हूं मैं, अब इसको देख लीजिएगा। तो इसमें ये है, तो और कुछ तो है नहीं। चंद्रयान जो है वो अपने उसमें गया है, वहां से कुछ फोटो आए हैं, तो हमारे लिए अच्छी खबर है ये। मालदीव का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यमीन थे, उनको ना लड़ने से, इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया है। करप्शन का चार्ज था, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज था उनके ऊपर, और ये जो थे इंडिया के अपोज में बोलते थे, अब्दुल्ला यामीन नाम था, इंडिया आउट कैंपेन चलाया था उन्होंने, तो उनके ऊपर एलिगेशन था, और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको बार किया है। अभी वहां पे मालदीव में जो है अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, नॉमिनेट वो करना पड़ता है। तो ये बोले कि बाद में कि यार बॉयकॉट कर दो, इलेक्शन ही बॉयकॉट कर दो, पर इनके पार्टी में ही आपस में एग्री नहीं हुए, बोले इलेक्शन तो फाइट करना ही पड़ेगा, तो वो लेके है। तो मालदीव सुप्रीम कोर्ट ने बार किया है प्रेसिडेंट यामीन को, तो याद रखना। और जो अभी दूसरे वाले हैं, वो उनका दूसरा टर्म आने वाला है, मोहम्मद सोलिह, इनका सेकेंड टर्म आने वाला है, उसके लिए वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसके मालदीव के ऊपर अपना अच्छा कैसा संबंध है, वो मैं इंटरनेशनल रिलेशन में एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर अच्छा सा, आप उसको देखना। जैसे मैंने इजराइल के लिए आपको बना दिया है, इजराइल और सऊदी के लिए मैंने बनाया है, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, आप लोग देखें उसको, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है लोगों को। तो इसी तरीके से मालदीव का बनाऊंगा, और आप लोग देखना, नो नीड टू गो एनीवेयर, आप उसको देखो और आपका सारा जियो पॉलिटिक्स खत्म। साउथ चाइना सी में कुछ उनके जो कोस्ट गार्ड हैं वो फिलीपींस के ऊपर अटैक कर दिया है कुछ कहीं पे, तो वो बोले इलीगल और डेंजरस है, तो कुछ बड़ा हो जाने तो फिर देखेंगे। हम अननेसेसरी कुछ भी डेटा ऐसा नहीं बताऊंगा जो आप लोग के दिमाग पे जाके चढ़े, बड़ा हो जाने देखते हैं कि फिलीपींस का क्या उस पर रिएक्शंस होता है, फिर हम बात करेंगे। इसके बाद ये क्या है, ये है कि हाँ, ये नाइजर को लेके, आपको पता है नाइजर कूप को लेके इकोवॉस जो अफ्रीकन ब्लॉक्स हैं, जो कंट्री मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें इन्होंने बोला था, इंटीमेटम दिया था 15 दिन के अंदर में नाइजर में जो वापस प्रेसिडेंट को बेजोम को आप वो कर दो, अदरवाइज हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने अपनी ट्रूप्स भेजना स्टार्ट किए हैं, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर, एंड थैंक यू सो मच। आप तपस IAS को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और प्रमोट करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।